नमस्कार। कार्ल मार्क्स के विचारों का अध्ययन करने के क्रम में अब हम कार्ल मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी दर्शन या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या संबंधी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि इतिहास का निर्धारण अपने अंतिम रूप में आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ही होता है और ये आर्थिक कारक समस्त इतिहास के निर्धारक कारक के रूप में स्थापित होते हैं। जैसा कि वेपर मानते हैं कि लोग भोजन, वस्त्र, आवास और जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना मनुष्य रह नहीं सकते, पर प्रकृति ये सब उन्हें स्वयं बनाकर प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि व्यक्तियों को अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और श्रम जो है वो इस रूप में सामाजिक जीवन का एक मूल आधार बन जाता है और मनुष्य के लिए ये एक प्रकार की प्राकृतिक आवश्यकता है, क्योंकि श्रम जो है वो मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकता है, क्योंकि इसी के माध्यम से वो अपने लिए अपनी बेसिक नीड को, आवश्यकता की पूर्ति के संसाधनों को जुटाता है। तो ये एक प्रकार का प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक आवश्यकता है। श्रम और उत्पादन क्रियाकलाप के बिना मानव जीवन जो है वो ही असंभव हो जाएगा, ऐसा वेपर मानते हैं। इसलिए भौतिक संपदा का उत्पादन सामाजिक विकास का मुख्य उत्पादक आधार है और इस रूप में वेपर भी कार्ल मार्क्स के आर्थिक तत्व की आवश्यकता और आर्थिक तत्व की जो पृष्ठभूमि है उसको स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि भौतिक वस्तुएं इतिहास की निर्णायक तत्व हैं। भौतिक वस्तुएं इतिहास की निर्णायक तत्व हैं। इसका मतलब है कि इतिहास का निर्णय, उसका स्वरूप निर्धारण और उसका जो विकास क्रम है वो भौतिक और आर्थिक तत्वों के आधार पर ही होता रहा है। दूसरा, कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि उत्पादन शक्तियों में तीन तत्व सम्मिलित होते हैं, तीन तत्व समाहित होते हैं। पहला प्राकृतिक साधन। ये प्राकृतिक साधन जो इनमें भूमि, जलवायु, खनिज, जल, इसी प्रकार जो विद्युत शक्ति आदि है, इन सब का निर्धारण होता है। दूसरा मशीनी यंत्र और जो अतीत से मिली उत्पादन कला है, विरासत में मिली हुई जो उत्पादन कला है, जिसे हम हस्तकला के रूप में कह सकते हैं, उनका निर्धारण है दूसरी श्रेणी में। और तीसरा है युग, किसी समय विशेष में मनुष्यों के नैतिक और मानसिक गुणों के आधार पर विकसित एक भिन्न प्रकार की विशेष शैली या व्यवस्था। इन तीन उत्पादन शक्तियों के ये तीन तत्व होते हैं। कुछ तो प्राकृतिक, कुछ यांत्रिक या मशीनीकृत, और तीसरा होता है विरासत में मिली कोई कला या कोई गुण, जिसके आधार पर एक पृथक रूप में नैतिक और जो मानसिक गुण प्राप्त हुआ है विरासत में, उसके आधार पर एक कला के रूप में या उत्पादन की विशिष्ट शैली के रूप में ये उत्पादन कार्य निर्धारित होता है। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि पूंजीवादी समाज के गठन का जो आधार है वो हम इतिहास के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। पूंजीवादी समाज की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारक थे, इसकी अंतिम परिणति क्या होगी, इसका परिवर्तित स्वरूप क्या होगा, द्वंद्ववादी आधार पर जब इसका खंडन विखंडन होगा या विकास होगा वो किस तरह से अभिव्यक्त होगा, इस सारी प्रक्रिया को समझने के लिए कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि इतिहास जो है वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा आधार या सहायक इकाई
बन सकती है। इसके अतिरिक्त मार्क्स ये मानते हैं कि राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक व्यवस्था, व्यापार, कला, दर्शन या धर्म, नैतिकता, ये सब जीवन की आवश्यकताओं से प्रभावित होने वाले कारक हैं। ये जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनके स्वरूप का, धर्म का, दर्शन का, कला का या नैतिकता का या ह्यूमन वैल्यूज़ का, मार्क्स ये कहते हैं कि इनका निर्धारण या इनका स्वरूप जो है वो समय विशेष की भौतिक आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित होता है। और कार्ल मार्क्स इतिहास की इस भौतिकवादी व्याख्या या भौतिकवादी आधार को विशेषतः 2 क्रांतियों पर लागू करते हैं। मार्क्स ये कहते हैं कि भूतकाल में सामंतवादियों के विरुद्ध जो बुर्जुआ वर्ग है उनकी क्रांति थी, और भविष्य में इस बुर्जुआ के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग की क्रांति होगी, जो अंततः एक अधिक श्रेष्ठ, न्याय युक्त और समान व्यवस्था की स्थापना करेगी। और कार्ल मार्क्स ये भी मानते हैं कि मानव इतिहास की कुंजी या उसका जो मूल है वो वर्ग संघर्ष ही है। इस वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया के आधार पर ही जो मानवीय इतिहास है उसका अध्ययन किया जा सकता है या उसको समझा जा सकता है, या मानव इतिहास के विकास के क्रम को निर्धारित किया जा सकता है। और मार्क्स ने आर्थिक ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए कुछ तत्वों का उल्लेख किया है, उनका निर्धारण किया है, और वो ये मानते हैं कि ये आर्थिक तत्व कैसे समाज और व्यवस्था के निर्धारक बन जाते हैं, इनका संघर्ष कैसे विकास के क्रम के रूप में निर्धारित हो जाता है। उसके संदर्भ में मार्क्स ये कहते हैं कि ये एक प्रत्येक जीव की, मनुष्य की आवश्यकता है भोजन की, और इस भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन शक्तियों का निर्धारण किया जाता है। ये उत्पादन शक्तियां जिस रूप में हम ये कह सकते हैं कि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन शक्तियों का निर्धारण किया जाता है। ये उत्पादन शक्तियां जो हैं वो परिवर्तनशील रूप में समाज के रूपों का या समाज की व्यवस्थाओं का निर्धारण भी करती हैं। समाज का स्वरूप कैसा होगा, जैसा उत्पादन शक्ति का आधार होगा। तो इस प्रकार ये मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन शक्तियों का निर्धारण होता है। उत्पादन शक्तियों के स्वरूप के आधार पर सामाजिक संबंधों या सामाजिक स्वरूप का निर्धारण होता है। उत्पादन और उत्पादन शक्ति के मध्य एक द्वंद्ववादी भावना मार्क्स के अनुसार होती है। उत्पादन की प्रक्रिया और उसका आधार, उसका स्रोत और उत्पादन करने वाली शक्ति, इन दोनों के मध्य संघर्ष के परिणाम द्वंद्ववादी भावना के आधार पर जो परिवर्तन है, संख्यात्मक गुणात्मक परिवर्तन, वो अभिव्यक्त होता है। अब मार्क्स ये कहते हैं कि धर्म, नैतिकता, मूल्य या मान्यताएं, ये सब कुछ आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक नीति पर आधारित होता है। और मार्क्स ये मानते हैं कि इसी आर्थिक तत्व के आधार पर इतिहास का विकास क्रम संचालित होता है, और ये इतिहास का जो संचालन है ये इतिहास की अनिवार्यता के रूप में कार्ल मार्क्स स्थापित करते हैं। और मार्क्स ने इतिहास का काल विभाजन किया है। काल विभाजन का अर्थ है कि मार्क्स ये मानते हैं कि उत्पादन का मूल आधार या स्रोत जैसा होता है उसके आधार पर युग का निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है, और उस समय के निर्धारण में जो आर्थिक कारक हैं उनका स्वरूप मुख्य होता है, और उसी के आधार पर उस समाज की या उस व्यवस्था की पहचान बनती है।
और कार्ल मार्क्स ने ये जो काल विभाजन किया है, इस काल विभाजन के अंतर्गत वो ये मानते हैं कि एक के बाद दूसरा रूप आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तीसरे के बाद चौथा आएगा। इस आधार पर जैसे, और ऐतिहासिक रूप में कार्ल मार्क्स ने इसका उदाहरण लिया है। उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि इतिहास में, ऐतिहासिक रूप में अगर हम अवलोकन करें तो पूर्व में ही यही क्रम चलता आया है और इसी का प्रभाव परिलक्षित होता है, जो एक प्रकार का दृष्टांत है हमारे सामने, जो ये सिद्ध करता है कि इतिहास में आर्थिक तत्वों का हस्तक्षेप समस्त सामाजिक व्यवस्था या समस्त जो हमारी संपूर्ण व्यवस्था है उसका निर्धारक बन जाता है। काल विभाजन के अंतर्गत जैसा कि कार्ल मार्क्स ने बताया कि पहला युग था आदिम साम्यवादी युग। ये आदिम साम्यवादी युग जो है वो वर्ग विहीन था, इसमें किसी प्रकार का वर्ग नहीं था, पूरा समाज एक ही वर्ग के रूप में था, उसका कोई दूसरा प्रतिद्वंदी वर्ग नहीं था, वर्ग विहीन था इस अर्थ में ये। और यहाँ उत्पादन की जो शक्तियाँ हैं वो आदिम साधन थे, उत्पादन के आदिम साधन, और इन साधनों पर समाज का सामूहिक स्वामित्व हुआ करता था। निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं था, उत्पादन के आदिम साधन हुआ करते थे और इन साधनों पर संपूर्ण समाज का सामूहिक स्वामित्व होता था। इसलिए ये उत्पादन का आधार इस आदिम साम्यवादी युग में किसी भी रूप में शोषण का कारक नहीं होता था। उसके बाद दास युग आया। मार्क्स का ये मानना है कि दास युग में दो वर्ग सामने आए, एक स्वामी वर्ग और दूसरा दास वर्ग। इस दास युग में उत्पादन का जो आधार है, जो मूल स्रोत है, वो था दास, और दासों पर जो नियंत्रण और स्वामित्व है वो था स्वामियों का। तो इसलिए उत्पादन का मूल कारक था दास युग में, और उस पर नियंत्रण या उस पर स्वामित्व है स्वामी वर्ग का। इसलिए शोषण, या दो वर्ग स्थापित हो गए, दास और स्वामी, और शोषण की प्रक्रिया इस दास युग से आरंभ हो गई, क्योंकि श्रम करने वाला एक पक्ष था, उस श्रम को नियंत्रित करने वाला और उससे लाभान्वित होने वाला दूसरा पक्ष था, स्वामी वर्ग। तो इन दोनों के मध्य संघर्ष के रूप में जब एक से अधिक वर्ग हो गए तो इन दोनों के मध्य संघर्ष के रूप में विकास क्रम प्रतिपादित हुआ। इसी प्रकार तीसरा युग आया, मार्क्स के अनुसार सामंतवादी युग। सामंतवादी युग में भी वर्ग थे, जिसमें किसान एक पक्ष था जो उत्पादन के कार्य में फिजिकल लेबर करने वाला था, और दूसरा था भूमि का स्वामी, भूस्वामी वर्ग। यानी जो उत्पादन का साधन है वो हो गया किसान और भूमि। जिसके पास भूमि है वो भूमिपतियों का वर्ग हो गया, और जिसके पास भूमि नहीं है और जो परिश्रम करके उत्पादन के कार्य में, खेती के कार्य में या भूमि के माध्यम से लाभ देने की प्रक्रिया में श्रम लगाता है, वो किसान वर्ग हो गया। इसमें स्वामित्व जो है वो सामंत का एक प्रकार का, जो भूमि पर जो उत्पादन का आधार था, किसान और भूमि, इन पर स्वामित्व था सामंतों का। तो सामंत और किसान और भूस्वामियों के बीच का जो संघर्ष है वो भी वर्ग संघर्ष के रूप में अभिव्यक्त हुआ। इसके बाद जो वर्तमान अवस्था है मार्क्स के अनुसार वो है पूंजीवादी युग, जिसमें उत्पादन का आधार है श्रमिक या पूंजीपति, उत्पादन के साधन है मशीनें, उत्पादन की इस इकाई पर, स्रोत पर स्वामित्व जो है वो पूंजीपतियों का है। इसलिए पुनः श्रम जो है वो मालिक वाले स्तर तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ पर पूंजीवादी दौर में श्रमिक और पूंजीपति दो प्रकार के वर्ग हो गए। श्रम और पूंजी जो है वो उत्पादन का आधार मशीनें हो गई, और
इन पर नियंत्रण या स्वामित्व जो है वो पूंजीपति वर्ग का हो गया। तो कार्य करने वाला, मशीनों के माध्यम से उत्पादन क्रिया को संचालित करने वाला श्रमिक हो गया, और उन पर नियंत्रण, मशीनों पर और श्रम पर नियंत्रण करने का अधिकारी पूंजीपति हो गया। तो ये फिर से चरम शोषण का आधार हो गया। और ये चरम शोषण जो है, मार्क्स ये कहते हैं कि ये जो 4 क्रम है, आदिम साम्यवादी युग, दास युग, फिर सामंतवादी युग और पूंजीवादी युग। आदिम साम्यवादी युग वर्ग विहीन था, क्योंकि यहाँ उत्पादन के स्रोत आदिम प्रकार के थे जो सामूहिक स्वामित्व में थे। दास युग में 2 वर्ग बने, दास और स्वामी। श्रम का आधार जो है वो का स्रोत दास थे और उन पर स्वामित्व था स्वामी वर्ग का, इसलिए शोषण की शुरुआत हो गई। सामंतवादी युग में भी 2 वर्ग बने, किसान और भूस्वामी, और किसानों पर या भूमि पर स्वामित्व जो है वो भूस्वामियों का था, इसलिए पुनः शोषण का आधार वर्ग संघर्ष के रूप में अभिव्यक्त हुआ। और पूंजीवादी युग जो है उसमें मशीनों और पूंजी के माध्यम से उत्पादन कार्य को साकार किया जाने लगा, और इसमें भी 2 वर्ग बन गए, श्रमिक और पूंजीपति, और समस्त नियंत्रण जो है वो पूंजीपतियों का उत्पादन क्रिया पर हो गया। अब मार्क्स ये कहते हैं कि ये पूंजीवादी युग जो है वो हमेशा के लिए लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि पूंजीवादी युग के विकास में ही पूंजीवाद के विनाश के बीज छिपे हैं। इसलिए जब ये शोषण चरम स्तर पर पहुंचेगा तो पूंजीवाद अपने आप को स्वतः ही समाप्त कर लेगा, और इसके बाद पुनः एक अंतिम स्तर तक साम्यवादी युग की स्थापना होगी। 5वां युग जो है साम्यवादी युग, जो पुनः वर्ग विहीन होगा। इसमें उत्पादन के साधन पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होगा, सामूहिक स्वामित्व होगा, और इस प्रकार से शोषण की से श्रम के आधार पर, पूंजी के आधार पर या मशीनों के आधार पर स्वामित्व स्थापित करके एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर जो शोषण की क्रिया लागू की जा रही है उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो आदिम साम्यवादी युग, फिर दास युग, फिर सामंतवादी युग, फिर पूंजीवादी युग और पुनः साम्यवादी युग की स्थापना होगी। और इतिहास का अध्ययन जो है वो इस रूप में कार्ल मार्क्स मानव समाज के विकास के नियम को जानने के लिए करता है, और प्रकृति के विकास के नियमों की तरह समाज के विकास के भी कुछ वैज्ञानिक नियम हैं जिनका अवलोकन हम आर्थिक ऐतिहासिक आधार पर करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस प्रकार का एक विवरण इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर कार्ल मार्क्स प्रस्तुत करते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो इस सिद्धांत के, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के रूप में कार्ल मार्क्स मुख्यतः 2 आधारों पर विचार करते हैं। पहला कि इतिहास में अगर हम देखें तो विकास का मूल कारक, मूल शक्तियां जो हैं वो आर्थिक हैं। जिस प्रकार का आर्थिक स्वरूप होता है वैसा ही समाज का स्वरूप बन जाता है। तो आर्थिक कारक ही समाज या व्यवस्था के निर्धारक होते हैं। दूसरी बात कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास का कालखंडों में विभाजन करके दृष्टांतों के आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि ऐतिहासिक अवलोकन से ये स्पष्ट होता है कि पहले आदिम साम्यवादी अवस्था थी जिसमें उत्पादन का आधार होने का, जिस प्रकार का भी आधार था, उस आधार से समाज की वर्ग दशा का निर्धारण हुआ, और हर कालखंड का जो मूल निर्धारण है वो उस काल में उत्पादन शक्ति और उस शक्ति पर स्वामित्व किसका है इस आधार पर सुनिश्चित हुआ। और इस तरह संपूर्ण इतिहास के विकास क्रम को कार्ल मार्क्स ने 5 खंडों में विभक्त किया है। आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था, दास युग,
फिर सामंतवादी युग, फिर पूंजीवादी युग और फिर साम्यवादी युग। जो प्रथम और अंतिम अवस्था है ये वर्ग विहीन अवस्थाएं हैं, लेकिन मार्क्स का ये मानना है कि साम्यवादी युग जो है ये अपने आप में श्रेष्ठ समय रहेगा, और क्योंकि इसमें उत्पादन के साधन जो हैं वो समस्त समाज के सामूहिक नियंत्रण में रहेंगे, तो ये साम्यवादी अवस्था शोषण के कारकों को पनपने नहीं देगी, और यहाँ एक प्रकार से इतिहास का विकास जो है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। लेकिन कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है कि कार्ल मार्क्स ने अन्य तत्वों की उपेक्षा करके आर्थिक तत्व पर अनावश्यक बल दिया है। हालांकि आर्थिक तत्व भी परिवर्तन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि ये परिवर्तन का एकमात्र कारक नहीं है। इसलिए आर्थिक तत्व पर अनावश्यक बल देना कार्ल मार्क्स के विचारों की आलोचना का आधार बनता है। दूसरा, आर्थिक आधार पर हम सभी प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकते। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि ऐतिहासिक अवलोकन ये स्पष्ट करता है कि समस्त प्रकार के परिवर्तन जो है वो आर्थिक कारकों के आधार पर ही होते हैं, जबकि हम समस्त ऐतिहासिक महात्मा बुद्ध का अपने गृहस्थी से प्रस्थान करके और बौद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रस्थान करना किसी आर्थिक कारक के आधार पर अभिव्यक्त नहीं हो सकता। कई ऐसे उदाहरण हैं जो अलग प्रकार के कारकों पर आधारित हैं, जिनकी व्याख्या सिर्फ आर्थिक तत्व के आधार पर नहीं हो सकती। कुछ संयोग के तत्व होते हैं जो अगर घटित नहीं होते तो आर्थिक घटनाएं, दुर्घटनाएं भी नहीं होती। तो इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि आर्थिक आधार पर सभी पूरे इतिहास की हम व्याख्या कर सकते हो, ऐसा संभव नहीं है। इतिहास के निर्धारण में आलोचक ये मानते हैं कि संयोग का भी तत्व है। कुछ ऐसे अवसर और परिस्थितियां इस रूप में प्रत्यक्ष होती हैं कि उनके आधार पर जो आर्थिक कारक हैं वो परोक्ष हो जाते हैं। प्रत्यक्ष जो है वो कारक इस प्रकार के होते हैं कि जिनके रूप में हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स जो दावा करता है कि सारा परिवर्तन आर्थिक कारकों के आधार पर ही, उत्पादन शक्तियों के आधार पर ही या उसके स्रोत के आधार पर ही होता है, उसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये आलोचक मानते हैं कि इस सारे प्रकरण में, इस सारे सिद्धांत में या वैचारिक आधार में कार्ल मार्क्स ने धर्म और वैल्यूज वाले जो तत्व हैं उनकी पूरी तरह से उपेक्षा कर दी है। सिर्फ आर्थिक तत्व पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा बल देना और उन्हीं को एक मुख्य मतलब मॉनिटरिंग फैक्टर के रूप में उसको निश्चित कर देना, एक मुख्य केंद्र के रूप में, नियंत्रक तत्व के रूप में सिर्फ अर्थ पक्ष का निर्धारण करना उचित नहीं है। राजनीतिक सत्ता का भी एकमात्र आधार या निर्णायक आर्थिक सत्ता नहीं है। धर्म है, सैन्य शक्ति है, बुद्धि तत्व है, विवेक है, इनके आधार पर भी राजनीतिक सत्ता का निर्धारण होता है। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करके, कालखंडों का विभाजन करके ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि आर्थिक तत्व से ही सारी व्यवस्थाएं निर्धारित हो रही हैं। आलोचक ये कहते हैं राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार अर्थ तत्व नहीं है, बाकी दूसरे कारक धर्म है, बुद्धि है, विवेक है, सैन्य शक्ति है, ये कारक भी राजनीतिक सत्ता के निर्धारण में सहायक हो सकते हैं। फिर आलोचक ये मानते हैं कि जो व्याख्या की है इतिहास की कि अर्थ तत्व कैसे प्रभावित रहा और आर्थिक तत्व के आधार पर इतिहास को कैसे विभाजित किया गया, तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार या तर्कयुक्त आधार आलोचकों के अनुसार उपलब्ध नहीं है। इसलिए आलोचक इसे बहुत अवैज्ञानिक प्रकार की व्याख्या मानते हैं। और मानव शक्ति की जो सृजनात्मक कौशल है, सृजनात्मक कौशल का जो उसका आधार है, योग्यता और क्षमता है, उसकी एक प्रकार से उपेक्षा की है। ये तो एक नियमित चलने वाला पूर्व निर्धारित साइकिल हो गया कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। ये इतना पूर्व निश्चित मानवीय समाज का विकास नहीं होता।
मानवीय चेतना की एक सृजनात्मक क्षमता है, जिस क्षमता का प्रभाव वस्तुतः विकास के क्रम को बहुत सुनिश्चित तरीके से प्रभावित करता है, जिसकी उपेक्षा कार्ल मार्क्स ने की है, सृजनात्मक कौशल की उपेक्षा की है। इसी प्रकार इतिहास के प्रवाह का जैसा रूप कार्ल मार्क्स ने बताया है, 5 कालखंडों में उसने इतिहास के क्रम को बांटकर अभिव्यक्त किया है। तो आलोचक ये कहते हैं कि अगर ये आर्थिक तत्व इतना ही निर्धारक है और ये विकास क्रम इसी प्रकार से चलता रहा उत्पादन की शक्ति के आधार पर, और उसको कौन नियंत्रित कर रहा है उसके स्वरूप के आधार पर ही इतिहास का स्वरूप निर्धारण हुआ। आलोचक ये कहते हैं कि आदिम साम्यवादी युग से जो प्रक्रिया शुरू हुई, फिर दास युग के रूप में, फिर सामंत युग के रूप में, फिर पूंजीवादी युग के रूप में, वो सारा क्रम जो है इतिहास का, परिवर्तन का क्रम और विकास का क्रम, एकाएक साम्यवादी युग पर आकर रुक कैसे जाता है, क्यों रुक जाता है, इसका कोई जवाब या इसका कोई कहना चाहिए संतोषजनक आधार जो है वो कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट नहीं किया। आलोचक कहते हैं कि जब ये परिवर्तन और गतिशीलता इतना ही शाश्वत नियम है, तो इतिहास का प्रवाह साम्यवाद पर आकर क्यों रुक जाता है, इसका रुक जाना भी गलत है। इसलिए आलोचक ये मानते हैं कि ये सिर्फ कार्ल मार्क्स ने आत्मतुष्टि के लिए कुछ पक्षों का निर्धारण किया था, इसीलिए उनके विचारों में, सिद्धांतों में इस प्रकार की त्रुटियां रह गई। और उत्पादन शक्तियों से ही उत्पादन संबंध नहीं बनते। जैसे अगर उत्पादन शक्तियों से ही उत्पादन संबंध बनते, आर्थिक संबंध बनते, तो सोवियत संघ और अमेरिका में कभी भी इस प्रकार का संबंध बनता ही नहीं, क्योंकि उत्पादन की शक्ति का आधार सोवियत संघ में अलग है और संयुक्त राज्य अमेरिका में अलग है। यदि उत्पादन का आधार समान है तो सोवियत संघ और चीन, जो दोनों साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन करने वाले हैं, उनमें परस्पर इतनी कटुता उत्पन्न नहीं होती। अमेरिका और सोवियत संघ, जिनमें उत्पादन का आधार वैचारिक रूप में, अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो करने वाला और सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था को फॉलो करने वाला, तो दोनों का उत्पादन आधार और उसका नियंत्रण तो भिन्न प्रकार का है। इसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम दोनों में आर्थिक और उत्पादन संबंधों का स्वरूप देखते हैं। तो इसका मतलब है, आलोचक ये कहते हैं कि उत्पादन शक्तियों से ही उत्पादन संबंध नहीं बनते। समय के अनुसार, विकास क्रम के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार इनमें अनेक परिवर्तन आते हैं, जिनकी तरफ कार्ल मार्क्स ने ध्यान नहीं दिया। इतिहास का 4 भागों में विभाजन भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि पूंजीवाद का विकास विशेष रूप से पश्चिमी देशों में ही क्यों हुआ, ये इतिहास तो संपूर्ण विश्व का है, सभी देशों का है। तो फिर एक विशेष प्रकार की आर्थिक नीति पद्धति का विकास एक ही रीजन में, एक ही क्षेत्र में क्यों हो पाता है। तो 4 भागों में विभाजन त्रुटिपूर्ण है। इतिहास को इतना सटीक रूप में सीमित कारकों के आधार पर स्वरूप निर्धारण करना इतिहास का, या उसको अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। इतिहास की व्याख्या जो है मार्क्स ने अपने विचारों की पुष्टि करने के लिए की है, ऐसा आलोचक मानते हैं। और हर व्यवस्था में आंतरिक विरोधाभास होता है। ये आंतरिक विरोधाभास जो ये मानता है कि समाज में स्वतः ही साम्यवादी क्रांति के आधार तैयार हो जाएंगे और इससे एक प्रकार से साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। ये आंतरिक विरोधाभास समाजवाद को लाएगा, समाजवाद की स्थापना का कारक बनेगा और क्रांति से साम्यवाद आएगा। इन दोनों बातों में विरोधाभास दिखाता है। जो चीज स्वतः स्थापित होने वाली है, जो सिद्धांत या विचार का स्वरूप स्वतः स्थापित होने वाला है, उसको स्थापित करने के लिए क्रांति का करना आवश्यक नहीं है। जो चीज अपने आप घटित होगी उसके लिए प्रयास
क्रांति के रूप में किया जाना उचित नहीं है। वो एक तरफ कार्ल मार्क्स ये कहते हैं समाजवाद स्वतः आएगा, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि क्रांति के आधार पर साम्यवाद की स्थापना कर लेनी चाहिए। तो जो चीज़ जो समाजवाद स्वतः आने वाला है उसको स्थापित करने के लिए क्रांति का औचित्य नहीं है। आलोचक ये कहते हैं कि परस्पर विरोधाभासी विचार हैं जिनको ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। और जो वर्तमान तथ्य हैं, वर्तमान जो स्वरूप है, उसके आधार पर अगर हम देखें तो वर्तमान तथ्यों की कसौटी पर भी ये बात सही नहीं उतरती। पूंजीपति और श्रमिकों के मध्य कटुता इस हद तक बढ़ जाएगी कि पूंजीवाद स्वतः ही अपनी समाप्ति का आधार तैयार कर लेगा, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। लेकिन वर्तमान संदर्भ में हम और वो ये मानते हैं कि जब ये आधार तैयार होगा शोषण का, पूंजीवाद में ही पूंजीवाद की समाप्ति के, पूंजीवाद के विकास में ही पूंजीवाद की समाप्ति के या विनाश के बीज छिपे हुए हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। लेकिन आज तक भी पूंजीवाद के विकास के इतने लंबे समय के उपरांत भी पूंजीवाद समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि और ज़्यादा मजबूत हुआ है। उसका कारण है कि पूंजीपति और श्रमिक में के संबंधों में जिस प्रकार की कटुता का आभास कार्ल मार्क्स ने किया, उस कटुता की में अभिवृद्धि नहीं हुई है बल्कि कमी हुई है। श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं के प्रति पूंजीपति संवेदनशील बने हैं, उनके काम के घंटे निश्चित हुए हैं, उनको अवकाश का अधिकार है, उनकी कार्यदशाओं में सुधार किया गया है, उनके लिए पर्याप्त वेतन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य कारकों का ध्यान भी पूंजीपति बहुत विशेष रूप में रखने लगे हैं। और शेयर की जो पद्धति है, इस पद्धति में श्रमिक भी उत्पादन की प्रक्रिया में अपना भाग सुनिश्चित करने का हकदार बन गया है। ये सारे ऐसे कारक हैं जिन्होंने पूंजीवाद को समाप्त करने की बजाय उसको और ज़्यादा मजबूत किया है, जिसका कोई अंदेशा या जिसका कोई आभास कार्ल मार्क्स ने प्रत्यक्ष नहीं किया। इसलिए वर्तमान समय और कसौटी पर कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत खरा नहीं उतरता। धन्यवाद।